भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 चुनाव आयुक्तों की कर दी गई है नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हीं मसले को लेकर चल रही है सुनवाई। अगली सुनवाई कब होगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जन सुनवाई के अंदर क्या निर्देश हो सकते हैं, क्या चुनाव आयोग को कोई निर्देश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट या नहीं, इस पर करेंगे चर्चा। तो बने रहें हमारे साथ। केंद्र सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के अंदर 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है और इसी मामले को लेकर ADR एक संस्था है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका की हुई है, जिसकी सुनवाई कल हुई। 21 मार्च को अगली सुनवाई है और इसके अंतर्गत क्या निकल कर सामने आएगा यह 21 मार्च को सुनवाई के दौरान आएगा। वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज चुनाव की घोषणा की जा रही, तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता आज लग जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया जो है वह आज से शुरू होने जा रही है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चुनाव आयुक्तों को लेकर मसला चल रहा है। हालांकि चुनाव आयुक्तों के द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है, अपना काम शुरू कर दिया गया है और 2 चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होती है, उसके बाद इन 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई से पहले एक दिन यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा आम चुनाव 2024 की आज घोषणा हो जाएगी। ADR एक संस्था ने जरूर रिट लगाई हुई है, एक और नेता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगाई गई है जिसकी सुनवाई 21 मार्च 2024 को होनी है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, DJ कोर्ट या लोअर कोर्ट क्या इसके अंदर इस प्रक्रिया के चलते क्या कोई हस्तक्षेप कर सकता है। क्या चुनाव प्रणाली जब शुरू हो जाती है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस को शुरू करना, चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना और मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देकर चुनाव कराना, तमाम तरह की पावर संविधान के अंदर मिली हुई है। अगर हम न्याय समीक्षा की बात करें, न्यायिक प्रक्रिया की बात करें, आयोग के निर्णय को भारत के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अंदर चुनौती तो दी जा सकती है। लंबे समय से चली आ रही प्रॉपर्टी और अनेक न्यायिक घोषणाओं के द्वारा यदि एक बार निर्वाचन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो न्यायपालिका मतदान के वास्तविक संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट संविधान के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को पावर दी गई है कि इलेक्शन प्रोसेस अगर शुरू कर दिया जाता है और परिणाम घोषित होने तक आचार संहिता लागू रहती है, उस वक्त कोई भी कोर्ट उसके कार्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और एक बार मतदान समाप्त हो जाने, परिणाम घोषित हो जाने पर आयोग किसी परिणाम का पुनरीक्षण स्वयं नहीं कर सकता। संसदीय एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में इसका पुनरीक्षण केवल निर्वाचन याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जो कि उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाती हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालयों के निर्वाचनों के संबंध में ऐसी याचिका केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है। न्याय याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के अंदर स्पष्ट संविधान के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को पावर है कि कोई भी उस समय निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कोर्ट किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
अब सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका चल रही है चुनाव आयुक्तों को लेकर, 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं, कार्यग्रहण हो चुका है। कल की ये सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चुनाव आयुक्त 2 बनाए गए हैं उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। और अब 21 मार्च को सुनवाई होनी है। 21 मार्च को क्या होगा यह आपको समझा चुके हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जब आदर्श आचार संहिता इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है तो कोई भी न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह जन सुनवाई होगी और उसके अंदर सुनवाई की आगे तारीख पड़ेगी और उसके बाद फिर जब तक इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है तब तक न तो कोई सुप्रीम कोर्ट, न कोई उच्च न्यायालय, न कोई नीचे वाला कोर्ट, कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा। संविधान के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को पावर दी गई है। अब रिट याचिका लगी है, उसकी सुनवाई हो सकती है और निर्णय या आदेश अभी इसी बीच किसी भी प्रकार का नहीं आएगा जैसा कि संविधान के अंदर लिखा गया है। और यह प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग की। हालांकि ईवीएम पर भी विरोधी पक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि ईवीएम को सेट कर मोदी के द्वारा बीजेपी पार्टी के द्वारा इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन अगर ईवीएम पर भी कोई जन सुनवाई चल रही या रिट याचिका दायर होती है उस पर भी अभी इलेक्शन प्रोसेस के तहत कोई कुछ भी आदेश संविधान के तहत न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन ईवीएम से ही अब होंगे और विपक्ष के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए पार्टियों का मसला है, पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है। लेकिन आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि 1998 के बाद ईवीएम से भारत के अंदर चुनाव कराने शुरू किए। 2004-2009 तक कांग्रेस पार्टी जहाँ उसका अलायंस ही भारत के अंदर चुनाव करवाता रहा है। उस वक्त किसी भी विरोधी पक्ष के द्वारा यह सवाल नहीं उठाया गया कि ईवीएम के अंदर सेटिंग की गई है, ईवीएम प्रोसेस गलत है। वहीं दूसरी ओर ईवीएम से जो चुनाव करवाए जाते हैं उसकी सुविधा ज़रूर है और जो पहले पर्ची सिस्टम से मत पेटी से चुनाव करवाए जाते थे उसके अंदर बहुत सी खामियां थी और बहुत से जो है उसके आपराधिक मामले भी दर्ज होते थे। मत पेटी को लूट कर ले जाते थे, तमाम तरह की बातें थी। उसको देखते हुए ही भारत के अंदर ईवीएम का प्रयोग किया गया। हालांकि ये पार्टियों का मसला है, पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और उनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन अब ईवीएम की कोई याचिका लगे या न लगे, इलेक्शन ईवीएम से ही लोकसभा आम चुनाव 2024 के होंगे। वहीं दूसरी ओर जो 2 चुनाव आयुक्तों को लेकर मसला भारत के अंदर चर्चा में है उसके अंदर भी अब इलेक्शन प्रोसेस जैसे आज आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद किसी भी कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब देखते हैं कि आगे विरोधी पक्ष ईवीएम को लेकर हल्ला करे या नहीं करे, लेकिन ईवीएम से ही अब लोकसभा के चुनाव होंगे और इलेक्शन प्रोसेस साथ शुरू हो जाएगा। तमाम पार्टियों के द्वारा अब उनका जो माइंड सभी इलेक्शन के अंदर ही लग जाएगा। सभी पार्टियां अपने अपने पार्टियों के नेताओं को लोकसभा आम चुनाव की टिकटों के मसले पर चयन कर रही है, चर्चाएं कर रही है, बैठकें कर रही है, तमाम ऐसी बातें। लेकिन आज से सभी मशीनरी केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो वह सक्रिय हो जाएगी और आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जो घोषणा है वह हट जाएगी और उस पर किसी प्रकार की अब घोषणा नहीं हो सकेगी, उस पर बैन लग जाएगा, किसी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तमाम ऐसे मसले हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर आचार संहिता लगने के बाद अब नियम कानून लागू हो जाएंगे और जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं चाहे केंद्र के हों चाहे स्टेट के हों, सभी आचार संहिता लगने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाएंगे। यानी वे कर्मचारी उसके अधीन उसके निर्देशों की पालना में चुनाव प्रोसेस को पूरा करवाएंगे और उसी के निर्देशों के अनुसार काम भी होगा। अब आज घोषणा होने के बाद देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और कोई क्या नया आदेश जारी किया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप ज़रूर लिखिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।